स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की लाइव टेस्ट क्लास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चनों जो कि क्वेश्चंस होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं ना, एसएससी सीपीओ, एसएससी टैक्स असिस्टेंट, एसएससी मैट्रिक स्तरीय, इन तमाम प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चाएं करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप यदि इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एसएससी के अंतर्गत। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न के ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिए गए थे। तो ये तमाम प्रकार के एग्जाम्स में आया हुआ जो कि आप देख रहे हैं। इसका सही जवाब आयरलैंड है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को जो कि तमाम प्रकार के पिछले वर्षों से एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को आप देखिए, तभी एंजॉय कर पाएंगे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? और CHSL का क्वेश्चन है। सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अब नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। यह संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई कई अन्य इमारतें को कुब्बुल उल इस्माल तथा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन ने पूछा हुआ, और भविष्य में जो कि एग्जाम सब आएंगे वहाँ भी इससे पूछने की संभावना है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन इसका सही है, सिलसिला। सिलसिला नाम से जाना जाता है सूफियों के आदेशों को। और चिश्ती, औलिया, शुक्रवर्दी, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, और सिलसिला इसका सही जवाब है जो कि सी ऑप्शन के अंतर्गत है। सूफी आदेशों का नाम सिलसिला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि 2015 में CHSL के अंतर्गत आया हुआ था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? किसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो इसका सही जवाब हरिहर बुक्का जो कि द्वितीय सही जवाब है। हरिहर बुक्का ने ऐसा काम किया था। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था, जो कि 1377 में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो कि मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ था, और कहता है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक की बात करें तो बाबर था। इसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था ना, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ था। तो इसका सही जवाब बिंबिसार, बिंदुसार और अजातशत्रु और वासुदेव गलत है, और बिंबिसार इसका सही जवाब है। मगध के उत्थान के लिए कौन प्रथम शासक उत्तरदायी? तो बिंबिसार इसका सही जवाब है।
बिम्बसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसे चंडप्रादो यानी अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। मगध के उत्थान के लिए बिम्बिसार ही उत्तरदायी था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतर है और इससे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी कुछ गुजारिश रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी राजगृह में आयोजित की गई थी। वैशाली, कश्मीर, पाटलिपुत्र, इसके तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं और राजगृह इसका सही जवाब है। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह। ओके, चलिए देखते हैं प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध अजातशत्रु के समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि टैक्स असिस्टेंट 2007 के अंतर्गत आया था, जो कि असिस्टेंट टैक्स की होती है, अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छी खासी पोस्ट मिलती है, इसी में ये पूछा गया था। तो आने वाले भविष्य में जो कि एग्जाम्स हैं वो वहाँ भी पूछने की संभावना है। तो देखिए, तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो आप लोग देखेंगे कि जो वैदिक लोग थे उन्होंने सबसे पहले किसका यूज किया था, जो कि ऑप्शन में चांदी, सोना, लोहा दे रखा है, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं और तांबा इसका जो है सही जवाब है। सही जवाब इसका तांबा निकल के आ जाता है। तो चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा, लोहा बताते किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है और ये हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक स्तरीय 2008 में आया हुआ था। तो देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि पीएम की बात की जाए, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, और सीएम की बात की जाए तो इन दोनों के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो आप सीएम और पीएम दोनों बन सकते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब 25 वर्ष है। तो देखते हैं भाई, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना ना होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता। भारत के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया। तो भारत के जो संविधान हुआ था, संसदीय विचार ब्रिटेन से लिया गया था, जो कि रूस, आयरलैंड इसका गलत जवाब है और ब्रिटेन सही जवाब है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है। इसमें प्रधानमंत्री देश का अस्तित्व कार्यपालक होता है, जो कि संसद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2017 का है और कहता है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2015 के अंतर्गत टियर 1 संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही आधिकारिकता के अधीन है। तो आधिकारिकता के अधीन का उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों है। तो देखते हैं भाई, मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, इसका सही जवाब है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधीन या आधारित आधिकारिकता के अधीन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एसएससी ऑनलाइन CPSI 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। क्वेश्चन में है क्या, देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो किसका संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि CHSL 2013 के अंतर्गत आया था। इसे ही 10+2 लेवल कहा जाता है, ठीक है। ये कहता है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो कि ये इंडिया का जो कि मैप होता है ना, दक्षिण भारत का जो नक्शा होता है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति नासिक, जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, जिले त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। इसकी सहायक नदियाँ वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा भी कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी भाई देखते हैं, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में बताना है, कहाँ पाई जाती है। भारी वर्षा वाले प्रदेश में लैटेराइट पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है और सही ऑप्शन देखते हैं, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले प्रदेश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। और होता क्या है, इसमें लैटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। इसी में लैटेराइट मिट्टी बनती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो कि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा से रिलेटेड है, 2008 में पूछा गया था। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के विश्व विरासत देखते हैं, चिल्का झील, डल झील और नागिन झील। तो इसके तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत के स्थलों में सूची में उसका नाम है शामिल किया गया है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क इसका सही जवाब है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 ईस्वी को यूनेस्को के विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 ईस्वी तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य 1988 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है ये भी देखेंगे। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की जो कि साझी सीमाएं हैं। तो नागालैंड के साथ सीमाएं साझा कौन करता है देखते हैं, जो कि FCI SSC 2012 में आया हुआ था।
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर इसका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। देखिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा होती हैं। और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि जो कि काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत का जो इंडिया का आप इस प्रकार से कुछ मानचित्र को देखते हैं, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है मानचित्र। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्र किया जाए, ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से और क्या कहता है, कैसे आवश्यक है सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र जो पहनते हैं ना, शीतल क्यों होते हैं? इनका काम क्या होता है? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि एक आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद बेंच पड़ी है, पट्टी पड़ी है, क्या है? वाइट पट्टी पड़ी हुई है। तो इसमें क्या होगा, जो कि एक आप लोगों को कुछ और दिखाऊंगा, जो कि ये सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, इस पे आएगा तो इसे ये परिवर्तित कर देगा, तो अंदर घुसने नहीं देगा। इसीलिए उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। यही क्वेश्चन का आशय है। ठीक है, काले वस्त्र ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो कि समुद्र के अंतर्गत कोई चीज़ डूब जाती है तो उसका सोनार पता लगाता है। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है देखते हैं। कई एग्जाम्स में सोनार की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका जो कि सोनार की फुल फॉर्म है, सही जवाब है। किसी निमज्जित वस्तु या जल के भीतर डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि की परावर्तक तरंगों के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लड़की के एक ढांचे में कील ठोंकना कठिन होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोंकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? जैसे कि एक लकड़ी है ना, लकड़ी वो कहीं से लटक रही है, ठीक है, सूखी लकड़ी या गीली लकड़ी लटक रही है, उसमें कील ठोकना कठिन होता है, और कोई खड़ी वस्तु उसमें आसान होता है। ऐसा कौन सा नियम कहता है? किसका नियम कहता है? तो जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। ये रॉन्ग है, तो इसका सही जवाब है न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी लटके हुए पिंड अथवा लकड़ी के ढांचे में कील ठोंकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित होने के कारण अंदर नहीं जाती, जिस कारण हमें कठिनाई होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहता है। सेकंडों का लोलक वह लोलक हो जिसका समयावधि 2 सेकंड होता है। सीरियल 2014 के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहता है। और ये क्वेश्चन भाई इम्पोर्टेंट है, सीपीओ का क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि इसका सही जवाब है। तो देखिए, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। सुबह सुबह आप धूप लोगे तो विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है।
यह वसा में विलेय विटामिन है। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डी मजबूत बनाती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो बताना है। एसएससी सीपीओ 2003 का क्वेश्चन है और एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 के अंतर्गत इसे पूछा गया था। तो उरु अस्थि इसका सही जवाब। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि। तो टोटल अस्थियां कितनी होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के अंतर्गत टोटल हड्डियों की बात की जाए तो 206 होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी अस्थि स्थेपित होती है और सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो फीमर होती है। ठीक है, जिसे उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है। ये जांघ के अंतर्गत पाई जाती है और छोटी हड्डी कान के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये था अपनी क्लास के आज के क्वेश्चन। आप बताएंगे कमेंट करके कि किस प्रकार की आज की क्लास थी। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के लिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए वाई टेक कैरेंडल। रुकिए। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।